स्टूडेंट्स आपको बड़ा आवाज आ रही है? जी जजाकल्लाह ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी सर। जी सबसे पहले तो करनी जरा कल वाली डिस्कशन जरा 2 मिनट जरा बल्कि आप रिवाइज करना पहले, फिर मैं 2-3 मिनट लगा के इसको वाइंड अप भी करता हूँ। थोड़ा सा मैंने लिखवाना जरा रिवाइज किया कल वाला, एक नजर देख लें फिर। कोई इशू तो नहीं कल से रिलेटेड? चले, मेरी तरफ से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी तरफ। उन 2 क्वेश्चंस के जरा आंसर जरा दे दें ताकि मुझे जरा पता चल जाए कि आपको क्या बात समझ आई है। अगर बेटा अब्जॉर्प्शन रेट हो तो वर्क इन प्रोसेस वाला लेजर देखें जरा। अगर अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया गया हो तो वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट साइड पे फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल होते हैं या एब्जॉर्प्शन रेट वाले एब्जॉर्ब होते हैं? बेटा प्लीज ना करें, कंसंट्रेशन से देखें। बेटा एक्चुअल नहीं होते हैं, प्लीज एक्चुअल बेटा नहीं होते हैं। ये एक्चुअल 400 नहीं है खर्चा, ये एब्जॉर्ब्ड वाले होते हैं, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल कहां है? फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर देखें। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में डेबिट साइड पे हैं। ठीक है प्लीज। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में डेबिट साइड पे जो 400 आ रहा है, ये बेटा प्लीज 40 अब्जॉर्प्शन रेट एस्टिमेटेड रेट के बेस पे है, ये एक्चुअल नहीं है, ये अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स थे। और क्योंकि फिर इसकी बेस पे एक ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन का इशू आ गया था, तो वो एक्चुअल से कंपेयर करके फिर हमने वर्किंग की थी। प्लीज ठीक है, एक्चुअल कहां आते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे। और अब्जॉर्ब्ड कहां डेबिट आते हैं? वर्क इन प्रोसेस के लेजर में। और उसका सेकंड इफेक्ट आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यमाज बेटा वही है जो कल था यार, जो लेबर आर एक्सपेक्टेड था कि काम होना। अब आ जाए जरा, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस करने की जरूरत अब है, बस 1 मिनट काइंडली और जरा। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर अब्जॉर्ब की कल अपनी हेडिंग लिख ली थी, आ जाए इसके नीचे इस तरह से 2 तरह से लिखें। एडजस्ट फ्रॉम, एडजस्ट इन, क्या एडजस्ट इन अंडर ओवर अब्जॉर्ब जो भी आ जाए, एक ट्रीटमेंट सिंपली क्या है जो कल पढ़ लिया हमने, इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिंपली करेंगे ये कि फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर बना लिया करेंगे, डेबिट साइड पे एक्चुअल, क्रेडिट साइड पे एब्जॉर्ब्ड लिख के लेजर बैलेंस कर लिया करेंगे। जो डिफरेंस आया करेगा, जिधर मर्जी आया करेगा, डिफरेंस लिख के जहां आ रहा है, जिस साइड पे आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड लिख लिया करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली हमारी एंट्री बन जाया करेगी और हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंट्री को अगर हम बनाना होगा तो हम इवन देन, मेरी सजेशन ये होगी कि लेजर बना के वर्किंग कीजिएगा, आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट या क्रेडिट रिस्पेक्टिवली कर दें। अंडर अब्जॉर्ब्ड है तो डेबिट कर दें, ओवर अब्जॉर्ब्ड है तो क्रेडिट कर दें। ठीक है, मेरे लास्ट वर्ड ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में बैलेंसिंग फिगर जो भी है वो डबल एंट्री पूरी हो जाएगी।
लेकिन एक और लिख लें, और इस और को लिख के हरगिज कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस और को लिखने से पहले जरा एक आसान सी चीज सुना। देखिए बेटा, हुआ ये है कि अगर 43 और 41 वाली एग्जांपल मैं दोबारा आपके सामने रख दूं लेजर, तो 41,000 चार्ज हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, और 43,000 एक्चुअल हो गया। इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कम डेबिट हुआ, और 2,000 को अभी और डेबिट होना है, खर्चा बढ़ना है। ये ठीक है मेरी बात हर एंगल से यहां तक? ये जो मैंने आखिरी लफ्ज बोला एक्सपेंस ने बढ़ना है 2,000 से, ये ओके है? एक्सपेंस ने बढ़ना है। अब एक तो बिल्कुल सीधा सा तरीका क्या हो सकता है कि जो एक्सपेंस ने बढ़ना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, कि हम उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो एक्सपेंस कम है 41, उसे 2,000 ऐड करके, क्योंकि उसने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाना है, तो प्लस कर दें, ऐड कर दे, डेबिट कर दे। लेकिन बेटा एक और तरीका ये भी हो सकता है, फुल कंसंट्रेशन रखिएगा बस बगैर डरे, कि हम इसी 41 की बेस पे जो कॉस्ट ऑफ सेल आई उसी की बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब क्योंकि 41,000 में 2,000 कम चार्ज हुआ था, तो इसलिए फुल कंसंट्रेशन सोचिएगा जरा, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2,000 से ज्यादा क्यों आ रहा होगा? क्योंकि 41,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। ये ठीक है मेरे वर्ड्स? ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, एक्सपेंस कम था, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा होगा वो फिर अनएडजस्टेड है, वो गलत है। तो एक काम और क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस माइनस करने की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लें और फिर उसमें एडजस्टमेंट कर लें। ठीक है? तो रादर देन कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर लें। इसमें भी अब हमें कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ हम क्वेश्चन देखा करेंगे, एग्जामिनर हमें बताएगा कि क्या कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करनी है, या प्रॉफिट एंड लॉस मींस, या प्रॉफिट एंड लॉस मींस ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है। हम वर्ड्स देखा करेंगे, अगर हमें वो कहेगा कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट कर दें, हम कॉस्ट ऑफ सेल लिख के एंट्री बना लिया करेंगे, और अगर वो हमें फॉर एग्जांपल के ग्रॉस प्रॉफिट में करनी है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड लिख दिया करेंगे, अगर वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में करनी तो हम वो वर्ड लिख लिया करेंगे। लेकिन क्या इससे जो एंट्री बनेगी वो सही बनेगी? ये आपने मेरे से गौर से जरा देखना है। क्या ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड लिखने से ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट का मतलब यही है जो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करने का मतलब था? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करने का मतलब था कि खर्चा बढ़ा के प्रॉफिट कम कर लें, और ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट करने का मतलब है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट पहले ज्यादा था वो डेबिट करके कम कर लें। आपको ये बात पता है ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट का मतलब? क्या आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का मतलब खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा बढ़ने से क्या होना है? प्रॉफिट ने कम होना है। तो क्या मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट को सीधा डेबिट करके कम कर लें? आगे हाफिज साकिब साहब। तो बेटा सिंपली एक और काम कर लें, अगर इस केस में 41 और 38 है और वो हमें पता चले एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल में करनी है, सॉरी ठीक है कॉस्ट ऑफ सेल में करनी है तो कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है तो क्या एंट्री ठीक है जो बनेगी यहां से? फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर है डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह, अब कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट का मतलब क्या था? एक्सपेंस कम करके प्रॉफिट बढ़ा लें, या स्ट्रेट अवे ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट करके बढ़ा लें? जीपी डेबिट होने का मतलब कम हो रहा है, और क्रेडिट होने का मतलब बढ़ रहा है। कब कम होना चाहिए, कब ज्यादा होना चाहिए? अगर प्रॉफिट कम करना है तो डेबिट कर दें, एक्सपेंस को बढ़ाने की बजाय, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। और अगर एक्सपेंस ने कम होके प्रॉफिट ने बढ़ना था
तो उसको डायरेक्टली इस तरह भी कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट सीधा क्रेडिट कर लें। प्रॉफिट क्रेडिट मींस बढ़ रहा है, प्रॉफिट डेबिट मींस कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट मींस एक्सपेंस बढ़ रहा है, एंड कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट मींस एक्सपेंस कम हो रहा है। तो बात हजम हो रही है या मैं कोई और नई फिगर्स के साथ बताऊं? मतलब सिंपल ये है जी तलहा, अगर अभी भी ये बातें बेटा नहीं पता तो जाती ही है। जब एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ होगा तो फिर प्रॉफिट को प्रॉफिट को क्रेडिट करके, एक्सपेंस ज्यादा अगर हुआ है तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, पहले उसको क्रेडिट करके एडजस्ट कर लें। ठीक है राशिद अली साहब? जी राशिद साहब ओके। इसका मतलब बेटा सिंपली ये हुआ कि हम करेंगे ये, बाकी इंशाल्लाह एंट्रीज के साथ फाइनल करते जाएंगे। हम सिंपली करेंगे ये कि हम सिर्फ क्वेश्चन में ये ढूंढा करेंगे कि एग्जामिनर कहाँ में एडजस्टमेंट करवाना चाहता है और अकॉर्डिंगली कर दिया करेंगे। जी सर ऐसे ही होता है सर। प्रॉफिट क्रेडिट नेचर होती है, डेबिट करने से कम हो जाएगा और क्रेडिट करने से बढ़ जाएगा। प्लीज प्रॉफिट तभी होता है जब इनकम होती है ज्यादा, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आ रहा होगा, प्रॉफिट इज अ क्रेडिट फिगर प्लीज। तो दूसरा तरीका क्या है? एडजस्टमेंट इन ग्रॉस प्रॉफिट, और कभी कभी इस एडजस्टमेंट को इन ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड की बजाय सिंपली इस तरह से लिखा होता है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो अगर हमने एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड्स हैं तो हम क्या करेंगे, वहां एडजस्टमेंट कर दिया करेंगे। ठीक है, सिंपली लेजर बैलेंस करना है और जो डिफरेंस है उसके साथ आपने कॉस्ट ऑफ सेल या क्वेश्चन के मुताबिक ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट लिख देना है, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह एंट्री बन जाया करेगी। जी डियर, यहां तक नोट कर लिया सबने? अब फाइनली बस एक छोटा सा काम ये रह जाएगा कि अगर तो क्वेश्चन में बताया होगा फिर तो हम अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक छोटा सेंटेंस लिख लें। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर ना बताया होगा व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर अब्सॉर्ब, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन adjustment is made in cost of sales। जी सर जी, जीपी जो है डेबिट होके बढ़ता है, सॉरी डेबिट होके कम करता होता है, सॉरी, और क्रेडिट होके बढ़ता है। प्रॉफिट प्लीज क्रेडिट नेचर का होता है, और अगर एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल ज्यादा इसका मतलब चार्ज कम हुआ है तो वो अंडर चार्ज है। ठीक है मुनीर साहब? जी काइंडली बता दीजिएगा। मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में आ गए, हम क्वेश्चन शुरू कर ही लें। जी बेटा, अगर हाफिज साकिब साहब अभी तक आप इन चीजों यूज है तो मेरा ख्याल बेटा दिस इज नॉट द राइट टाइम कि हम इस बहस में पड़ जाए। अगर इस वक्त आपने ये बात करनी है तो जी सर जी, अभी इस वक्त सुभान अल्लाह निशान साहब, ये जो आपने लिखा है और जो आपका सवाल है, मेरा ख्याल आपका ध्यान ये था कि मैं सवाल पूछ लूं और मैं लिखूं नहीं। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया जी, ये बता दें, क्वेश्चन बताएगा कि ट्रीटमेंट कहाँ करना है? ये सवाल भी इस वक्त हो सकता है सर। सर जी अगर बताएगा तो कर देंगे, और अगर नहीं बताएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल में कर देंगे। क्या निशान साहब यही नहीं लिखा अभी आपने? क्या कर रहा है यार? सर मैं डियर आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने ओपन किया है। ये क्वेश्चन आपके पास, जिन हजरात के पास बुक अगर अवेलेबल है तो पेज नंबर 33 जरा निकाल लें और जरा स्पीड अप हो जाए। आप जरा आज दो क्वेश्चंस कम से कम हो जाए, ताकि ऐसे ही जो खौफ सा पैदा हुआ कि पता नहीं क्या करना है हमने, वो आराम से इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी। तो जिनके पास बुक है पेज नंबर 33, जिनके पास बुक नहीं है उनको पीडीएफ में शेयर हो गया होगा, लेकिन फिलहाल पीडीएफ के चक्कर में ना पड़िएगा। हो गया शेयर अब्दुल्ला? पीडीएफ में भी शेयर हो जाएगा थोड़ी देर तक, उस चक्कर में ना पड़ेगा। आपके सामने भी क्वेश्चन है, छोड़ दें सारी गेम छोड़ दें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास स्क्रीन में लिखा हुआ है वो आप पढ़ना शुरू करें, मैं उसको फिर आपके सामने सॉल्व करता हूँ। अहमद एंड कंपनी, जिनके पास बुक है पेज नंबर 33 पे मिल गया, प्लीज स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप।
जी सर, क्वेश्चन नंबर 1, Ahmer and company is engaged in production of engineering parts. It receives bulk orders from bicycle manufacturers and follows job order costing. Job order costing का वर्ड कोई ऐसा नहीं है जिससे आप परेशान हो। जॉब का मतलब सिंपली होता है काम। जब आपको कहते हैं वो जॉब मिल गई तो इसका मतलब होता है काम। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब जो जिन जिन कामों के हमें ऑर्डर मिल रहे हैं हम उनकी काउंटिंग अलग अलग कर रहे हैं, बस सिंपल इज दैट। काम की कॉस्टिंग अलग अलग कर रहे हैं और इसका जो भी इंपैक्ट है वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। इस वर्ड से कोई परेशान होगा बस अंडरलाइन कर लें जिनके पास बुक है। ऑन 1 जुलाई 2008 टू जॉब्स मींस दो कॉन्ट्रैक्ट्स, दो काम जारी थे, वर इन प्रोग्रेस, whereas two jobs were opened during the year. The details were as follows. 1 जुलाई पे दो जॉब्स वर इन प्रोसेस का मतलब वो पिछले साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा जितना काम हुआ था, और इस साल के शुरू में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। सी और डी का ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों जॉब्स, दोनों काम इस साल शुरू हुए हैं। ओपनिंग समझ आ गया सबको? किनका है किनका नहीं है? ओपनिंग कब होता है? जब पिछले साल कुछ काम शुरू हो गया हो वर्क इन प्रोसेस का लेकिन कंप्लीट ना हो पाया हो। आगे बढ़े। अब मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इन लाइंस को पढ़ के जहां तक हो सके अपने जहन में कम से कम एंट्रीज बोलने की कोशिश करें। रॉ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, वर्क इन प्रोसेस ए, क्योंकि जॉब वाइज वर्किंग है अलग अलग कर लेंगे, बी सी एंड डी डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट टोटल करके। डन सर, एंट्री ना लिखें, सिर्फ सुने और हजम करें। अगली चीज सुने, गौर से सुने। डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क दिए हुए हैं और रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर आर पर आर दिया हुआ है। घंटों की एंट्री नहीं होगी, अमाउंट की एंट्री होगी मल्टीप्लाई करके। जब अमाउंट आ जाएगी तो मेरी बात गौर से सुने, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एक्सपेंस की, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस की। वर्क इन प्रोसेस डेबिट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली जो भी अमाउंट आएगी, और फैक्ट्री पे रोल क्रेडिट। मैंने सही बताया है, ये पेमेंट की बात नहीं कर रहा, ये उसने जॉब वाइज ब्रेक किया है। ये बेटा मेरा ख्याल है आवाज का इशू है जी इस वक्त, बताइएगा जरा है कोई? तो बेटा आपका जरा एक स्पेसिफिक 1 मिनट इशू आ रहा है, तो प्लीज अगर अपना कनेक्शन काइंडली पहले चेक कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस रुक जा 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 रुक जा, ठीक है कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये एंट्रीज याद आ रही हैं या मैं वो पेजेस खोल के रख लूं? आप इस तरह के पेज खोल के रखें, नया पेज रहने दे, पहले वो पिछला पेज निकालें। ये मेरी एंट्री ठीक बोली मैंने, वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डी डेबिट, क्योंकि अलग अलग जॉब्स दी हुई हैं, और फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। बेहतर ये है, मेरा ख्याल है एक बात एक दफा दोबारा बेटा रिकॉल भी कर लें। आगे बढ़े। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड, ये 3 वर्ड्स मैंने कल बोले थे, इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। अब्सॉर्ब भी कह सकते हैं वर्ड, और फिर चार्ज वर्ड भी है। अप्लाइड भी याद रखें, एग्जामिनर कैन यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स। इज अप्लाई टू द जॉब्स मींस कामों पे। कैसे? उसने एक रेट बता दिया है। क्या रेट है? 10 पर लेबर आवर। ये रेट कब निकाला होगा? साल के शुरू में, पीरियड के स्टार्ट में। और इसे अप्लाई कैसे करेंगे? 10 पर लेबर आवर है, जितने आवर्स लेबर ने काम किया है, मतलब 20,000 इंटू 10, 30 इंटू 10, 15 इंटू 10, 18,000 इंटू 10। हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे रेट मल्टीप्लाई करके, उसकी हम एंट्री करेंगे वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डी डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। उसी तरह से जिस तरह कल वाला डेटा लिख रहा हूं, 10 घंटे काम हुआ था और हमने रेट 40 निकाला था, 40 की जगह 10 है, और आर्स उसने खुद बता दिए हैं। बात मेरी हजम है सर? जी राशिद साहब, हरगिज ऐसे टोटल करके नहीं लिखेंगे। वर्क इन प्रोसेस एबीसीडी डेबिट करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स में
बी पोस्टिंग कर देंगे अगर बनाने की जरूरत महसूस हुई। देन माय डियर अगले वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर 9 लाख की एंट्री क्या करेंगे, मुझे बतानी नहीं है। अपना लेजर निकालें जो कल फैक्ट्री ओवरहेड्स का बनाया अभी हमने। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर हमने बनाया है वो काइंडली निकालना मेरा। मुझे ये बता दें एक्चुअल है कहां पे, एक्चुअल है कहां पे, मैं कहां ढूंढूं? वर्क इन प्रोसेस में, रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में ढूंढूं कहां? कहां ढूंढूं? किस लेजर में माय डियर, किस लेजर में? किस लेजर में? मुझे खतरा है लेजर ही ना गुम हो गया हो। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप देख रहे हैं डेबिट साइड पे एक्चुअल आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेबिट आ रहे हैं। अब अगर तो बेटा ब्रेकअप दिया हो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का, फॉर एग्जांपल गौर से सुने, इनडायरेक्ट लेबर, तो मैं एंट्री करता, गौर से मेरे वर्ड सुने, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। अगर रेंट की अमाउंट अलग एक्चुअल दी होती तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, रेंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इंश्योरेंस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, इंश्योरेंस क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, यूटिलिटीज क्रेडिट। डन 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 डन। लेकिन उसने क्या किया, अमाउंट अलहदा नहीं दी हमें एक्चुअल के एंगल से, उसने बस क्या बताया, लेट्स चेक वंस अगेन, उसने क्या बताया, उसने सिर्फ 9 लाख बता दी है उसका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब हमें नहीं पता इस एक्चुअल में कितना कितना क्या क्या है, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि इस फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक से ज्यादा चीजें पॉसिबल हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर हम इस तरह से एक एंट्री कर दिया करें जब हमारे पास ब्रेकअप ना हो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट 9 लाख, और इसके अगेंस्ट 2-3 वर्ड्स बस जहन में रख लें और सारे लिखने की बजाय, फॉर एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा क्रेडिट 9 लाख। तो क्या ये मेरी बात आपको समझ आ सकती है? यकीनन कब हम पूरा लिखा करेंगे, अलहदा अलहदा लिख लिया करेंगे जब इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो टोटल की तो हम इसको इकट्ठा अगर इस तरह लिख दें तो बात क्लियरली समझ आ गई है सबको? सॉरी मैंने बीच में फिर बोलना शुरू कर दिया था, फाइनली बता दें। जब ब्रेकअप गिवन होगा तो हम इंशाल्लाह अलहदा अलहदा कर लेंगे। ये जरा पकड़िएगा जरा एक मिनट, चैटिंग केबल। आगे चलूं, आगे चलें। सर जी इसकी जगह अगर कुछ और भी लिख सकते होते तो जरूर लिखते सर। क्या फुरकान अली आपको पता है मैं पॉइंट नंबर 2 ही बता रहा हूं। जी माय डियर मेरी आवाज ठीक है? एक सेकंड गाड़ी बताइएगा जरा इंडिविजुअली प्लीज, 1-2 मिनट, 1 मिनट, जरा शायद इशू बना। अब है आवाज ठीक है? इस वक्त आप ठीक है बेटा? अगर बीच में इशू आया भी था आप ठीक है? नहीं अब ठीक है आवाज, अभी भी नहीं है? ठीक है, आप अपना जरा चेंज करोगे, कौन सा लगाओ? नहीं लाइव क्लास ना इस्तेमाल करो, उस पर लोड ज्यादा है। तो लाइव क्लास के अलावा वो सही कराओ ना यार, मैंने कल भी कहा था। ये अब 12:30 मुझे याद करवाना। फिलहाल ये दूसरी पे डिवाइस के पीछे पड़ी हुई डिवाइस यूज कर लो। जी सर नंबर 3 अंडर ओवर अप्लाइड, नंबर 3 अंडर ओवर अप्लाइड आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये वर्ड जो लिखे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उसने बता दिया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड लिख देंगे रादर देन कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, मेरी सजेशन यही होगी कि अंडर ओवर अप्लाइड का पता कैसे चलेगा, हम इंशाल्लाह लेजर बना लेंगे, चाहे एंट्रीज ही करनी हो हम लेजर इसलिए बना लेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। तो हम बेटा प्रॉफिट लॉस वर्ड लिख लेंगे, जीपी वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्ड वो यूज करेगा, जीपी कहता है जीपी लिख देते, प्रॉफिट लॉस कहेगा तो प्रॉफिट लॉस लिख देंगे। ओके
कॉस्ट ऑफ सेल लेकिन अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन अब बता है हमारे पास, और फिर एंट्री बना लेंगे इंशाल्लाह। देन नंबर 4, जॉब ए was completed during the year। यहां तक रुके। जॉब ए का मतलब काम नंबर ए, पहला कॉन्ट्रैक्ट जॉब ए खत्म हुई, कंप्लीटेड बल्कि हुई, कंप्लीटेड। क्या आपको पता है इसकी एंट्री होगी कोई, और जॉब कंप्लीट होने पे एंट्री बनेगी कंसंट्रेट, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। सुन ले बताई नहीं, सुन ले, सही कहा मैंने, फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। किस अमाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट से। पता कैसे चल जाएगी, वर्क इन प्रोसेस का लेजर जहन में लाएं, ब्रॉट डाउन लिख लेंगे, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट साइड पे लिख के, अगर ये जॉब कंप्लीटेड है तो सीडी नहीं होगा, फिनिश गुड्स की फिगर निकल आएगी। सबको याद आता है सर क्रेडिट साइड से वर्क इन प्रोसेस के लेजर में। देन वो कहता है ऑल गुड्स आर शिप्ड टू कस्टमर। क्या सेल भी हो गई है? क्या गुड्स शिप टू कस्टमर का मतलब सेल भी हो गई है? क्या आपको पता है सेल में 2 एंट्रीज करनी है। नंबर 1 सेल प्राइस पे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और नंबर 2 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट, ऑल सेल हो गई है। डन सर। नंबर 5 job B also completed during the year, work in process B credit, job B debit, finished goods B debit, cost of goods manufactured इंशाल्लाह निकाल लेंगे। लेकिन बेटा उसमें एक छोटी सी उसने गेम चलाई है, डरना नहीं है। सुबहान अल्लाह, अली तारिक साहब छा गए हैं, इस कॉन्फिडेंस से गलत बात कर रहे हैं। मेरे कहा सेल की एंट्री तो परपेचुअल में होती है। और माय डियर खुदा का नाम लें, अगर कुछ कहना ही था तो आपने ठीक है, कुछ और बात है। सेल की एंट्री प्लीज पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों में होती है। कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री अगर कहते हैं वो फिर भी मैं मान सकता हूँ, और जो मैंने बात की है वो पुरानी भूल गए हैं, अपनी शुरू हो गए हैं। हम अब्दुल्ला अहमद साहब क्यों करते हैं? क्योंकि करनी है, क्योंकि चीजें अगर बिकी हैं तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। आ गए सर जी डियर। However, about 10% of goods were rejected during inspection। बीच में ना कुछ लॉस नजर आएगा आपको, लेकिन वो लॉस क्या हुआ फिर? ट्रांसफर टू सी, यूज फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट। ये जो मैंने सेंटेंस अभी अंडरलाइन किया है, ये जब तक हमारे पास फिगर्स नहीं आएंगी थोड़ा सा हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो टेंशन लिए बगैर, रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज, रजिस्टर खोल लें, आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, जहां फिर पहुंचेंगे साथ साथ वहां फिर एंट्रीज की एक्सप्लेनेशन मैं करता जाऊंगा। तो कुछ चीजें मैंने बता दी हैं, वो जो आखिरी चीज है वो जरा फिगर के साथ ही सही समझ सकेंगे। तो आज हेडिंग लिखें, क्वेश्चन नंबर 1, रजिस्टर खोल लें। प्लीज जहां जरूरत पड़े काइंडली पुराना सही रिवाइज करें, और पिछला प्लीज जो पढ़ते हैं जहन में रखने की कोशिश पूरी करें। हमारे पास बेटा कुछ डेट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसके बेस पे हम एंट्री कर लेते हैं। प्लीज रिमेंबर, शुरू कर लें इकट्ठे, बता दें जरा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की एंट्री आप बता दें, बाकी मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की एंट्रीज बता दें। वर्क इन प्रोसेस खुदा ना खासा डेबिट और बीडी क्रेडिट तो नहीं करना। तो बैलेंसेस की एंट्री ना कर लीजिएगा बेटा, प्लीज बैलेंसेस की एंट्री रहने दें। बैलेंसेस की एंट्री नहीं करते, ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। तो पहली एंट्री मींस, पहली एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस ए, क्योंकि अलग-अलग जॉब्स की इंफॉर्मेशन है, बी सी, अच्छा आपने नहीं लिखना भी, एक मिनट, लेट मी फिनिश, डी, और अगर आप अलाउ करें तो काइंडली प्लीज डाटा थाउजेंड्स में हो सकता है, मेरा ख्याल आप प्लीज अलाउ करेंगे मुझे, टाइम वेस्टिंग ऐसे। कितना कितना? 800, 1200,
1500, 600 and material account credit by rupees टोटल करें 800 प्लस 1200 प्लस 1500 प्लस 600 जो इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लिया करेंगे 4100 किस चीज की एंट्री हो गई रॉ मटेरियल इशू लिख लिया करेंगे यार समटाइम्स एग्जामिनर कहता है कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड लेकिन मेरा ख्याल लिख लिया करेंगे कभी कभी डन सर बात ठीक है हर एंगल से बात क्लियर है क्विक रिस्पॉन्स प्लीज क्विक रिस्पॉन्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी रिस्क मैं घर के लिए कुछ दूं सबका रिस्पॉन्स प्लीज कोई एतराज दूसरी एंट्री देखनी है पहले वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट लेकिन बेटा आर्स दिए हुए रेट दिया हुआ है तो पहले 20,000 आर्स इनटू रेट अमाउंट थाउजेंड्स में निकाल लेंगे वर्क इन प्रोसेस बी करें आप भी शुरू इनटू 18 वर्क इन प्रोसेस सी डाटा देखते जाएं 15,000 इंटू 16 वर्क इन प्रोसेस सॉरी सी वर्क इन प्रोसेस डी 18,000 इंटू अब डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर में भी उसका रेट डिफरेंट दिया हुआ है और इन सब के अगेंस्ट फैक्ट्री पे रोल क्रेडिट देखना है तो देख लें रिकॉर्डिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट लेबर सही वर्ड रहेगा या रिस्पेक्टिव अमाउंट्स निकालें 20,000 जी रुपीस कॉमन ले रहा हूं कम ऑन आवर्स कॉमन ना लें 400 12 आवर्स अगर आपने लिखने हैं वो भी ठीक है लेकिन रुपीस कम से कम जरूर लिख लें 540 एटलीस्ट सॉल्व कर लें थाउजेंड्स को 240 270 400 plus 540 plus 240 plus 270 1450 ओके जी प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा लिख के कोई कंफ्यूजन अप्लाइड की एंट्री खुद से करेंगे जरा यार 10 पर आवर और हर जॉब के आपको आवर्स दिए हुए जी लिखे सर अप्लाइड की बेटा एंट्री करें काइंडली खुद से करें आवर्स की बेस पे रेट है लेबर आवर्स की बेस पे लेबर आवर्स गिवन है लेकिन 20 इंटू 20 किया तो ये तो लेबर कॉस्ट है अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का शेयर एट द रेट ऑफ 10 on the basis of estimated rate work in process A 20 into 10 work in process B 30,000 into 10 absorption rate सबका सेम है और नॉर्मली ऐसे ही होता है 15,000 into 16 into 10 and work in process D debit 18,000 into 10 200 300 150 1800 180 सॉरी और क्रेडिट प्लीज जरूर ढूंढें प्लीज जहन में ढूंढें
अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स का की एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट 200 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 180 830। ओके सर, ये किया गया है। अगर एक शॉर्ट वर्ड्स में लिखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज या अप्लाइड या अब्सॉर्ब टू प्रोडक्शन। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ये डेबिट होंगे माय डियर। चलो आगे यार, चलें आगे। नोटेड है प्लीज। एक्चुअल की एंट्री खुद से लिखें जरा, अभी बात हुई थी, एक्चुअल की एंट्री खुद लिख लें। एक्चुअल 9 लाख रुपीस की एंट्री खुद से लिख लें। सुभान अल्लाह माज उमर साहब, अब्जॉर्प्शन रेट गिवन है और आपके एक्चुअल रेट निकालने के लिए वो करना नहीं है। मौजी क्या मजाक हो रहा है? क्या रेट गिवन है? और क्या अगर गिवन रेट है तो उसको इग्नोर करके अपना रेट निकालना शुरू कर दें? जी मौज उमर साहब, क्या रेट तब निकालेंगे अगर अवेलेबल ना हो? नहीं बताना चाह रहे? जी सर जी, 9 लाख की एंट्री, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, 2-3 वर्ड्स बस जेन में रख लें एक्सपेंसेस के एंगल से, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उनके नाम जेन में रखना जरा ज्यादा मुनासिब है। कितना? थाउजेंड्स में 9 लाख एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी ठीक है सर, इकट्ठे हैं सारे? देन माय डियर, अब ये दो एंट्रीज जो हमने की हैं, एक है अप्लाइड की एंट्री और एक है एक्चुअल की एंट्री। इनको ज़हन में रख के जरा पढ़ें, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है। अब अंडर और अप्लाइड की एडजस्टमेंट करनी है और कहाँ चार्ज करना है, पीएनएल में। इसकी एंट्री कभी भी, मेरी सजेशन ये होगी, फिगर्स देख के नहीं करनी, हमेशा काइंडली एक लेजर पहले बना लें, ऑटोमेटिकली एंट्री बन जाएगी। तो कोई मसला नहीं है, बीच में भी अगर बना लें, वर्किंग्स में बना लें, कोई इतना इशू नहीं है। कंसंट्रेशन से सोचें, यकीनन पता तो चल गया है। हसन बिल्कुल सही कह रहा है, हसान, शायद हसान सही कह रहे हैं आप बेटा, अंडर अप्लाइड है, लेकिन बेटा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखें ना, हाफिज साकिब साहब ने गलती कर दी है, इस तरह कोई जरूरत नहीं है जो हम कर रहे हैं। सिंपली क्या करें, पोस्टिंग ठीक करें। पोस्टिंग कैसे करें? अब यकीनन आप चारों रेफरेंस लिखना चाहें, ABCD वो भी लिख सकते हैं, लेकिन सबका टोटल 830 है। सही है 830? या चले अब मेरा ख्याल है अलग ही लिखते हैं। चार ऑपोजिट रेफरेंसेस हैं, ABCD 830 के, तो 200 सही पोस्टिंग करें, इफेक्टिव रेट्स क्रेडिट है 300 150। ऑब्वियसली इन्हें इकट्ठा भी किया जा सकता है, एक रेफरेंस है, लेकिन ठीक है ऐसे शायद। और एक्चुअल के लिए प्लीज ऑपोजिट रेफरेंसेस लिखें, डेबिट साइड पे अमाउंट ट्रांसफर करें विदाउट वेस्टिंग इन टू मच टाइम। ठीक हो गया ये? प्लीज लेजर ठीक है सबका? लेजर सही बनाया मैंने? लेजर सही बनाया सर? देन अब क्या करें, लेजर बैलेंस करें, वैसे ही बैलेंस करें जैसे कोई भी लेजर होता है। और से देखेंगे आप तो डेबिट साइड ज्यादा है और डिफरेंस 70 का क्रेडिट साइड पे आ रहा है। क्या करें, कुछ भी और ना सोचें, चाहे सिंपली क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिस्टर खलील,
बेटा जीपी की जगह उसने वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, तो हम भी वही कर लेते हैं यार जो उसने कहा है। प्रॉफिट एंड लॉस उसने कहा, तो हम भी इस तरह लिख देते हैं। और क्योंकि उसने एंट्रीज मांगी हैं, तो क्या हम फिर इस तरह एंट्री फाइनली बना दें, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। डन सर। और फाइनली अगर आप सोच लें कि ये अंडर है या ओवर है, तो ब्रैकेट में नरेशन छोटी सी बना दें, इट इज एंट्री ऑफ अंडर अप्लाइड, मेरा ख्याल है अंडर अब्सॉर्ब्ड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। सोच लें कम चार्ज हुए थे, ज्यादा चार्ज हुए थे, कम चार्ज हुए हैं, ज्यादा चार्ज हुए हैं, सोच के बता दें काइंडली। कितना चार्ज हुआ था 830 प्रोडक्शन में, एक्चुअल कितना हो गया 900, तो कितना कम चार्ज हुआ था 70, उसे जब आप चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। डेबिट ओके, ठीक है, फाइनली ओके। मैं बार बार अब इन क्वेश्चन में फाइनल करूंगा। सब कुछ क्लियर है, कोई इशू तो नहीं अब? तो सिंपली बेटा करना क्या है, लेजर बनाना है, बैलेंस करना है, और बैलेंस करके उसे एडजस्ट करना है। ठीक है जी, आगे चलें। नंबर 4 नोटेड है प्लीज? ये ठीक है सदला साहब? अंडर अब्जॉर्ब्ड आ गया है, 830 कम अब्जॉर्ब हुआ है और एक्चुअल 900 है, तो 70 जो है उसको फर्दर चार्ज कर दें। अब्दुल्ला अहमद साहब, वो जिस मर्जी वजह से बेटा आता है, ये आपसे किसने क्वेश्चन पूछा है, इसकी क्या जरूरत है? वो जिस भी मर्जी से आता है, हमारा एस्टिमेट और है, एक्चुअल और हो जाता है, ये तो कल बात हो चुकी है। जी डियर, नंबर 4, जॉब ए कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। रुक जाए यहाँ, जॉब ए कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, यकीनन जॉब ए कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है फिनिश गुड्स ए डेबिट, मर्जी बेटा आपकी, फिनिश गुड्स ए डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट। पहले ये बता दें एंट्री ठीक है मेरी, फिनिश गुड्स ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट, सारी नहीं बनी, सिर्फ ए बनी है। अब इसकी अमाउंट का कैसे पता चलेगा, ये कितने से अमाउंट, इसकी अमाउंट पता चलेगी, हमें बेस्ट ये रहेगा, एक तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि हम एक लेजर बना लें ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का कंबाइन पता चल जाए। क्योंकि मोहम्मद शुएब ने गलती कर दी है, सिर्फ इस पे ओपनिंग 400 नहीं, 1400 नहीं लगा, इस पे फर्दर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स भी इंकर हुए हैं। गौर से आपने एंट्रीज देखनी है। बेस्ट रहेगा मेरा ख्याल है कि एक वर्क इन प्रोसेस ए का लेजर बनाएं, कोई मिस्टेक नहीं काइंडली, और खास तौर पे वर्क इन प्रोसेस एक एंगल से ब्रॉड डाउन प्लीज जहन में रखिएगा। 1400 क्वेश्चन से नजर आना है, और बाकी अगर आप गौर से अपनी एंट्रीज देखेंगे तो आपने 3 और एंट्रीज की हुई हैं जहां वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट हो रहा है। पोस्टिंग करें विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ नाइदर इन अमाउंट नॉर एनी रेफरेंस। 1400 का खर्चा ऑलरेडी हो चुका था, फर्दर मटेरियल इश्यू से हुआ है, लेबर लगी है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगे हैं 200। सही वर्किंग काइंडली करें। यकीनन पहली अमाउंट क्वेश्चन से है, बाकी दोनों अमाउंट, तीनों अमाउंट सॉरी, कहां से हैं, आपकी एंट्रीज में से उठाई गई है, पोस्टिंग हो रही है। जॉब ए कंप्लीट हो गई है, विच मींस अब सीडी 0 हो गया, और इस जॉब ए को कंप्लीट करने में पिछले पीरियड से लेके करंट पीरियड तक कितना एक्सपेंस टोटल हो गया। बात समझ आती है, लॉजिकली क्लियर है सबको? जी जलवा साहब ओके है?
जी डियर, लेकिन अब इस वर्किंग की बेस पे हमने तो करनी है एंट्री। हसान साहब अगर लिख सकते होते तो बेटा मैं जरूर लिखता यार। क्या रेफरेंस ऑपोजिट लिखे जाते हैं या अमाउंट के नाम लिखे जाते हैं रेफरेंस के तौर पे? रेफरेंस ऑपोजिट लेजर के लिखे जाते हैं। हमने डबल एंट्रीज बनानी है। ये डबल एंट्री बेटा बनेगी फिनिश गुड्स ए डेबिट, आगे उस्मान साहब, क्या हम वर्क इन प्रोसेस का लेजर बना रहे हैं या P&L अकाउंट बना रहे हैं? क्या हम अकाउंटिंग प्लीज वैसे ही करेंगे बेटा जैसे होनी चाहिए, या वैसे करेंगे जैसे दिल कहेगा? जी हसान साहब एंड उस्मान साहब, ओके सर। डन है सर, ये 2800 ओके है। जी हसान बेटा, अब आपकी चॉइस है सर। जी डियर, इसके बाद हम अगर आगे देखें तो सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला। एक इस पॉइंट नंबर 4 में एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, दूसरा रह गया ऑल गुड्स आर शिप्ड टू कस्टमर। इसकी बात में से पूरी सुन लीजिएगा। उसने बेटा कहा गुड्स शिप टू कस्टमर, ऑब्वियसली इट मींस कि हमने गुड्स भेज दी हैं, और जब गुड्स भेज दी जाएं तो नॉर्मल सिचुएशन इसके सेल रिकॉर्ड होती है। अब उसने किया ये है कि सेल प्राइस नहीं बताई। याद रखें सेल की एंट्री हमेशा सेल प्राइस पे होगी। तो ये एंट्री अगर सेल प्राइस नहीं पता तो डेफिनेटली स्किप की जा तो सकती है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इमीडिएटली पहले सवाल में स्किप ना करें। इसको कम से कम इस तरह से लिख लें, अमाउंट नहीं है लेकिन अमाउंट अगर होती तो एंट्री करनी है, ठीक है। और सेकेंडली, इस डिस्कशन में ये डिस्कस हुआ था कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एंट्रीज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से होती हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री ऑब्वियसली अगर पीरियोडिक है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डिस्कशन जरा परपेचुअल सॉर्ट ऑफ है, परपेचुअल में साथ साथ वर्किंग हो रही है, लेजर्स बन रहे हैं, तो इसलिए दूसरी एंट्री हरगिज ना भूलें। और क्या आपको पता है कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री की अमाउंट पता है? यस, ये एंट्री होती है कॉस्ट पे, और क्योंकि सारी गुड्स ही शिप्ड हो गई हैं इसलिए ये जो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है यही फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी। बात क्लियरली फॉलो कर ली सबने? बात मेरी क्लियरली सबने फॉलो कर ली हर एंगल से, जो मैंने पूरी अभी समझाने की कोशिश की है? एंट्रीज नोट भी कर लें और मुझे एक रिस्पॉन्स भी दे दें, बात में आपको कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? वो बेटा आपकी मर्जी अब्दुल्ला उमर साहब, ऐसे होता नहीं है। अब आपने क्योंकि अपने लेजर्स नहीं देखने, तो ये बड़ा इसका तो मेरे पास कोई हल भी नहीं होगा। फिनिश गुड्स का लेजर देख लें मिस्टर अब्दुल समद साहब, और प्लीज गौर से देख लें वहां क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट जब बनती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ठीक है अब्दुल समद साहब? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यकीनन वो है, लेकिन वही कॉस्ट ऑफ सेल बन गई क्योंकि उसका स्टॉक खत्म हो गया। फिनिश गुड्स की डिस्क्रिप्शन ये होगी, बल्कि इसकी भी सॉरी डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखने की डिस्क्रिप्शन रह गई। एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीट करना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यकीनन एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, और नीचे एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। और नीचे फिर लिस्ट लिखना है गुड्स shipped and cost of sale is recorded। ठीक है, लेकिन विदाउट वेस्टिंग इनटू मच टाइम, जो हम ब्रैकेट्स वगैरह में लिख रहे हैं। ये बेटा फिनिश गुड्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। वो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में, या अगर P&L का नाम है तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद एडजस्टमेंट करेंगे। फिनिश गुड्स के लेजर में कोई वो एडजस्टमेंट नहीं, अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री देखें, प्रॉफिट एंड लॉस ने इफेक्ट होना है,
और फैक्ट्री ओवरहेड्स ने क्रेडिट होना है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्रेडिट ऑलरेडी हो चुका है। बेटा क्योंकि चीजें बिक गई हैं। प्लीज जो कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस एक ही अमाउंट थी वो पहले फिनिश गुड्स में बेटा ट्रांसफर हुई है जब कंप्लीट हुई है। आप लोग अपना प्लीज लेजर एक नजर देखें और फिर फिनिश गुड्स अकाउंट में से जब वो सेल हो जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल की तो एंट्री भी तो होनी है। ठीक है बेटा, प्लीज प्लीज बात क्लियर होगी प्लीज। ये कॉस्ट ऑफ सेल बी में क्यों, अगर मैंने बी लिख दिया तो वो मैं ठीक कर लेता हूँ कि गलती से अगर मैंने बी लिख दिया। कॉस्ट ऑफ सेल बेटा एक ही है, बी तो इसमें नहीं इन्वॉल्व। तो एक प्लीज वर्क इन प्रोसेस का जिस तरह लेजर बना है इसी तरह बेटा एक फिनिश गुड्स का लेजर है। फिनिश गुड्स ए का उसकी जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स इसलिए नहीं होंगी क्योंकि पिछले साल तो बन रही थी। देन फिर ये वर्क इन प्रोसेस में से आई हैं और क्योंकि सारी गुड्स फिर कस्टमर को भेज दी हैं तो अब ये फिनिश गुड्स स्टॉक में तो नहीं होंगी। तो ये जो 2800 है इस लेजर में ये बेटा फिर कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगा। ठीक है, फाइनली अब बात क्लियर है बेटा आप लोगों को। चलो आगे, नोटिस सर यहां तक चले। लास्ट एंट्री, लास्ट में मेरे साथ जरा कीजिएगा, इसमें छोटा सा जो मसला है वो मेरे साथ जरा पूरा समझ लें। जॉब बी वाज आल्सो कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर 10% गुड्स जो है बेटा वो रिजेक्ट हुई, लेकिन वो रिजेक्ट होने के बाद कहीं फेंकनी नहीं पड़ी। दीज वर ट्रांसफर्ड टू जॉब सी वेयर देयर विल बी यूज्ड आफ्टर फर्दर नेसेसरी एडजस्टमेंट। इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी फेवर मेरे साथ कीजिएगा। आप लोग काइंडली जॉब बी का जरा एक लेजर बनाएं, वर्क इन प्रोसेस बी का जरा एक लेजर पहले बना लें। और बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये बहुत सिंपल सी बात है लेकिन विद फिगर्स इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगी। तो जॉब बी मींस वर्क इन प्रोसेस बी का लेजर, और इसको भी बनाते हुए एक नजर क्वेश्चन में इसका भी ब्रॉड है 2500 थाउजेंड्स में हो रहा है 2500, और बाकी अपनी एंट्रीज देके पोस्टिंग करें। ब्रॉड डाउन 2500, पिछले साल कुछ काम हो चुका था, और फिर अपनी एंट्रीज दोबारा देखें, इस पे हमने फर्दर मटेरियल भी लगाया 1200 का, फर्दर लेबर भी लगी है 540 की, और फैक्ट्री रेट्स भी लगे हैं 300 के। पोस्टिंग ठीक कीजिएगा, और ये भी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर है, लेकिन इसके बाद जो बाकी काम है वो मेरे साथ कीजिएगा। यहां तक बता दें फिगर्स मिल गई हैं, अपनी एंट्रीज में से चेक कर लें जरा, और अगर मेरी कोई मिस्टेक है तो बता दीजिएगा। जी बेटा एक मिनट, जस्ट मिनट काइंडली फर्दर काम मैं करता हूँ, यहां तक कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बाकी काम अभी अपना कीजिएगा, मैं सेंटेंस पढ़ के आपके साथ वर्किंग करता हूँ। नोटेड है सबका? चले रुक के अब मेरी बात सुने जरा। इस बेटा अगर हम जॉब बी को टोटल करें तो इस जॉब बी पे टोटल एक्सपेंस हुआ है 4540 पिछले साल से लेके इस साल के एंड तक। अब वो कहता है जॉब बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब इसका कम से कम सीडी तो है नहीं। ये क्लियर है बात मेरी, सीडी नहीं है क्योंकि कंप्लीटेड है। जॉब बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका सीडी तो खत्म हो गया, लेकिन हुआ क्या, 10% जो गुड्स थी वो रिजेक्ट हुई, लेकिन वो फेंकी नहीं हमने, बल्कि ट्रांसफर कर दी जॉब सी में, और वहां फिर उन पे फर्दर काम होना है, और बाकी शायद उनको फिर कंप्लीट करना है तो फर्दर काम करके। कैलकुलेटर जरा पकड़िएगा, 4540 लिखें, इसको अगर 10% से मल्टीप्लाई करें तो मेरा ख्याल है कि ये जो 10% अमाउंट बनेगी 454, इसकी डबल एंट्री अगर अलग सोची जाए तो इसकी डबल एंट्री होनी चाहिए वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट। में एंट्री लिखूंगा भी, मेरी पोस्टिंग से समझ आया प्लीज क्या किया मैंने? ये अमाउंट कैसे निकली, 4540 इंटू 10%। और बेटा गुड्स क्योंकि कंप्लीट हो गई हैं
तो क्या भाई 90% जो चीजें हैं वो फिर हम यही एज्यूम करें कि फिनिश गुड्स में गई हैं? क्या फिर हम यही एज्यूम करें कि जो बाकी 90% है वो फिनिश गुड्स में ही गया होगा मैन्युफैक्चर होके? 10% की इंफॉर्मेशन थी, वो हमने वर्किंग कर ली। बाकी फिर 4086 के साथ क्या रेफरेंस फिनिश गुड्स आ सकता है? फिनिश गुड्स बी। जी ये हारिस साहब आपकी ख्वाहिश है बेटा, ऐसे नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि पहले सारी फिनिश गुड्स में गई हैं और वहां से फिनिश गुड्स से सी में आई हैं। ऐसे नहीं हुआ, ये हमारी ख्वाहिश है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है? 10% गुड्स जो थी वो रिजेक्ट हुई इंस्पेक्शन में और फिर वो सीधी चली गई जॉब सी में। हाँ ये भी हो सकता था पहले फिनिश गुड्स स्टोर में गई और फिर वहां से सी में गई, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ठीक है मिस्टर हारिस। तो अब इस बिग बेस पे अगर आपसे मैं कहूं कि फाइनली, क्योंकि हम एंट्रीज कर रहे हैं, तो फाइनली बेटा डबल एंट्री ये बनेगी, कंसंट्रेशन से देखिएगा। वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट 454, फिनिश गुड्स बी डेबिट 4084 एंड वर्क इन प्रोसेस सी सॉरी बी क्रेडिट बाय ₹4540। और इसकी कोई शिपमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए शायद इसके बाद फर्दर एंट्री कोई नहीं है। डन सर। आगे हाफिज साकिब साहब। ये डन है सर। हाफिज साकिब साहब प्लीज बेटा सवाल पढ़ा करें यार, सवाल चेंज नहीं करना, सवाल को फॉलो करना है। रिजेक्ट जरूर हुई लेकिन आगे चली गई, तो लॉस नहीं हुआ, फर्दर प्रोसेस करके शायद बिक सकता है जॉब सी में। ठीक है हाफिज साकिब साहब। जी बेटा एंट्री लिख ली है सर। टाइम जरा है, ख्वाहिश है मेरी अगर एक क्वेश्चन और कर लें तो जरा फाइनल हो जाएगी बात काफी सारी। कोई लिख तो नहीं ना ब्रा? लिख लिया है सबने तो बता दें काइंडली। जी नरेशन लिखें, जी नरेशन की बात भी आ जाए। नरेशन लिखें, जॉब बी कंप्लीटेड, 10% ट्रांसफर टू जॉब सी एंड remaining to finish good storeroom। जी बेटा दानियाल आपने इग्नोर किया है, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कोई रेट ऑफ लेबर को इग्नोर नहीं किया। मैंने तो रेट ऑफ लेबर को नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करके दूसरी एंट्री की है। आपने, आपको कैसे पता चला कि मैंने रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर को इग्नोर कर दिया? ये क्या क्वेश्चन किया आपने मेरे साथ मिस्टर दानियाल? जी मौसम डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं और ऑप्शन रेट दिया हुआ है, 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। जी सलमान साहब जब बात समझ आ जाए तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आगे। ठीक है मिस्टर मुआज दानियाल सलमान साहब। जी बेटा अब इसको मेरा ख्याल है कि नुमान तारिक साहब कोई पी एन एल ये इस तरह से कोई मजाक भी नहीं बनाना रेशंस को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बस मेरा ख्याल होगी सारी। जी सर, जी क्वेश्चन नंबर 2 नुमान बस करिए। ठीक है बिलाल साहब। जी सर उसके बाद आ रहे हैं नंबर 2, मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप। रिक्वायरमेंट मेरा इसकी वो जनरल एंट्रीज ही हैं और जनरल एंट्रीज ही फिलहाल हमने सीखनी है क्योंकि उसी के बेस पे फिर लेजर्स भी बन जाते हैं साथ साथ में। मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ
customized spare parts of textile machinery. Following information pertains to the jobs CAM worked by MEW during the month of June 2014. साइज ऑफ जॉब ऑर्डर का मतलब 4000 यूनिट्स का ऑर्डर है ये, और 5000 यूनिट्स। जॉब्स के अब नाम उसने जरा बदल दिए, जॉब 101 कह दिया है, 202 कह दिया। इसके नीचे फिर रुपीज इन थाउजेंड्स में गेम शुरू हो गई, और हमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 15,000 रुपीज फॉर जॉब 101, और लग रहा है कि जॉब 202 शायद इसी पीरियड में स्टार्ट हुई है, इसलिए निल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की एंट्री बन जाएगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड मटेरियल क्रेडिट। डायरेक्ट लेबर यूज्ड, उसने डेटा जरा डिफरेंट तरीके से दिया है, अमाउंट बता दी है, रुपीस पढ़ रहे हैं हम, रेट पर आर बता दिए। अगर आर्स की जरूरत पड़ी तो हम आर्स निकाल लेंगे, लेकिन बहरहाल इस 5000 और 8000 की एंट्री हम बड़े आराम से कर लेंगे, सीधी अमाउंट निकली भी है। प्लीज क्या करेंगे, जॉब 101, जॉब 202 डेबिट 5000 8000 रिस्पेक्टिवली, एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट बाय टोटल, which means 5 plus 3 plus 8 means 13,000। ठीक है सर? जी राशि साहब, इंशाल्लाह वही एंट्री होगी जो एक दफा हुई है, इंशाल्लाह वही बार बार होगी है। जिस चीज की एक दफा एक एंट्री हो गई है, इंशाल्लाह वही एंट्री बार बार उसी चीज की होगी। अगर जरूरत पड़े बहरहाल तो आप उसने आर्स नहीं बताए, आर्स निकाल सकते हैं क्योंकि रेट बताया था। Okay, the overheads are applied to jobs at the rate of 25% labor hour। तो अब हम यहाँ से घंटे निकाल लेंगे इंशाल्लाह, और उसको 25 से ज़रब दे के वर्क इन प्रोसेस डेबिट बोला करें, मुसलसल बोला करें, वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, अप्लाइड वर्ड आ गया फिर, और फिर अंडर ओवर अप्लाइड इस केस में वो बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करना है। बात अब समझ आना शुरू हो गई है, कुछ खौफ रिलीज हो गया है जो 2 दिनों से मुसलसल जारी था। जी डियर, नंबर 2, job 101 was completed during the month and the goods were sent to the warehouse for the delivery to the customer। ठीक है, वेयर हाउस में भेज रहे थे ताकि कस्टमर को डिलीवर हो सके। ड्यूरिंग ट्रांसफर टू द वेयर हाउस में जाते हुए 160 यूनिट्स वर डैमेड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेकिन 0, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ डैमेज होने से, कुछ वैल्यू बच गई है, कुछ मिल सकता है। रिमेनिंग फिर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर। ठीक है सर, 160 ड्यूरिंग द ट्रांसफर टू वेयर हाउस डैमेज हुए, लेकिन कंप्लीट लॉस नहीं लग रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कुछ बचत हो गई है, 5 लाख की वैल्यू अभी भी है उनकी, और जो रिमेनिंग बचेंगे यूनिट्स वो फिर लग रहा है कि कस्टमर को भी भेजनी है, बट ट्रांसफर टू कस्टमर एज वेल। ठीक है, अब वो रिमेनिंग कितने हैं, इसकी वर्किंग कैसे होगी ये मैं डिस्कस करता हूँ। बताएं जो बाकी है वो सेल हो गए, क्या वो वेयर हाउस में पहुंच के सेल हो गए हैं, वेयर हाउस से सेल हो गए आपके ख्याल में? ये कस्टमर को भी भेजनी है, एंड में लिखा ट्रांसफर टू द कस्टमर, तो सेल भी हो गई है, तो सेल की भी सोचेंगे बात, और उसके फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी बहस करेंगे। ये बाकियों की सेल हो गई। Then वो कहता है 5000 यूनिट्स ऑफ द जॉब बी, अब जो जॉब बी थी वो बी कंप्लीट हुए, एंड वो ट्रांसफर टू द वेयर हाउस। एंट्री क्या बनेगी इसकी, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट मींस फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअल ओवरहेड्स मिल गए 4 लाख। ठीक है, आए स्टार्ट लें, रहे लेकिन मेरे साथ ही, एक सवाल और जरा मेरे साथ ही, फिर इंशाल्लाह आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, जिस पोजीशन में आपको बाकी क्वेश्चंस की तरफ फिर एफर्ट करने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। आए कैसे, बिस्मिल्लाह पढ़े। ठीक है, आवाज बेटा आ रही मेरी, आवाज मेरी आ रही है माय डियर? एक मिनट जरा बता दीजिएगा कोई ये ना इशू हो। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। लिखें जी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। चले, अगर इशू आया था मेरे ख्याल इस वक्त तो रिजॉल्व, अल्लाह का शुक्र है, आजकल अल्लाह का करम ही चल रहा है।
for the month of June 2014। हेडिंग्स लिखते लिखते वैसे तरह एक चीज सोच लीजिएगा, आजकल संडे को क्या मसरूफियात, हेडिंग लिखते लिखते रुकनी नहीं, हेडिंग नहीं रुकनी चाहिए। जब भी कभी ऐसी ऐसी बात हो जाए कभी जिंदगी में, तो हेडिंग्स नहीं रुकनी चाहिए, बस बस जहन में प्रोसेस करें। चलें इस बात को छोड़ें, बाद में दोबारा बात करते हैं इसकी। यही जिंदगी में चैलेंज है, कभी कभी अगर इररिलेवेंट बात हो जाए बीच में तो उसको इग्नोर करके जिंदगी की गाड़ी चलती रहनी चाहिए। आज एंट्री करते हैं, पहली एंट्री बेटा स्पीड अप हो जाए, छोड़ दें बस, ठीक है, वो मैसेज उसकी क्या वजह थी इंशाल्लाह कल फाइनल करते हैं। वर्क इन प्रोसेस 101 रुपीज इन थाउजेंड। वर्क इन प्रोसेस 101 10,000 रुपीज इन थाउजेंड पहले अवेलेबल है, फर्दर थाउजेंड में ना कर दीजिएगा, मिलियंस हो जाएंगे। वर्क इन प्रोसेस 202 डेबिट 31,000, मटेरियल क्रेडिट। आइडियली वैसे पहले ठीक है सुनते भी जाएं, लेकिन सोचते भी जाएं, फाइनल कर लें आप आइडियली, और साथ आप फाइनल करें नरेशन छोटी छोटी से लिख के। रॉ मटेरियल इशू और शोएब साहब वो 15,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, क्या मजाक कर रहा है यार, ये क्या मजाक हो रहा है। जी लेबर वर्क इन प्रोसेस 5,000 रुपीज अवेलेबल है, 8,000 मटेरियल की जगह फैक्ट्री पेरोल बाय 13,000। आगे बढ़े, क्या करें, अप्लाइड की बेटा एंट्री करनी है, उसके लिए आपको आर्स निकालने पड़ने हैं। मेरा ख्याल है कि आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आर्ली रेट दिया हुआ 25 पर आर। ये प्लीज 5,000 और 8,000 घंटे नहीं रुपीज हैं, कंसंट्रेशन से देखिएगा, तो इसके आर्स जरा निकालने की कोशिश करें, इंफॉर्मेशन है। ये बिल्कुल ठीक है, 5,000 डिवाइड बाय 100, थाउजेंड में याद आ जाएंगे, और थाउजेंड में हम वर्किंग कर रहे हैं तो शायद कोई इशू नहीं। 5,000 डिवाइड बाय 100, ये डिवाइड बाय ठीक है, समझ आ रहा है, डिवाइड बाय सब लोग बता दीजिएगा प्लीज। और 8,000 डिवाइड बाय 100, रुपीज से आर्स निकाल रहा हूँ, 50 और 80 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 25 रिस्पेक्टिवली। ये प्लीज मेरी वर्किंग समझ आ रही है कि छोड़ दें सब कुछ, पहले ये देख लें, मेरी वर्किंग फॉलो कर लेंगे सारे। आर्स रुपीज दिए हुए, तो रुपीज को डिवाइड बाय 100, रुपीज के बने कैसे होंगे, आर से रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 5,000 डिवाइड 100 50 आवर्स, 50,000 आवर्स इनफैक्ट, और 8,000 डिवाइड बाय 100, ठीक है। आगे हसन साहब, रेट 100 रुपए और आपका दिल करा कि 60 से डिवाइड करें, ये 60 कहां से देख लिया हसन साहब, हसन बेटा बिल्कुल ठीक नहीं जा रहे, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा। जी उसामा जी, बेटा आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह का शुक्र है, सवाल में तो थाउजेंड्स में, आपका दिल कर रहा है कि रुपीज इन मिलियंस है। प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं, 60 कहां से देख ली है। जी सर जी, फिगर आ जाएगी 5,000
1250 1250 और 8000 मीन 80 इंटू 50 इंटू 25 2000, तो टोटल बन जाएगा ये 3250। ये अब्दुल्ला अहमद साहब, ये 5000 रुपए हैं सर, थाउजेंड्स में रुपए हैं। ठीक है उसामा सफी साहब, रुपीज थाउजेंड्स में नहीं बताना चाह रहे। जी सर जी, आगे चलें। अब अंडर ओवर अप्लाइड की बेटा डिसीजन की एंट्री, डिसीजन तभी हो सकेगा जब हम एक्चुअल देख लेंगे। अब एक्चुअल हमने देख तो लिए, लेकिन कोई मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। जब हम एक्चुअल पे पहुंचेंगे तो उसकी एंट्री करके फिर अंडर ओवर अप्लाइड कर लेंगे। मेरा ख्याल सीक्वेंस में रहना चाहिए, क्या ख्याल है? अभी अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री किस चीज पे डिपेंडेंट है? एक्चुअल पहले चाहिए, और एक्चुअल जब आएगा तो फिर उसके बाद फाइनल कर लेंगे। ठीक है, वो हैफेजर्ड करने की जरूरत तो नहीं कि नीचे से एक्चुअल उठा के भी रिकॉर्ड कर लें। जी इसकी नरेशन जो भी बनेगी अब आप खुद बनाएंगे। ये नरेशंस पे प्लीज अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नरेशंस अब आप खुद ही उसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे बना ली। तो नरेशंस छोड़ें, आगे चलें। जी हाफिज साकिब साहब, वो बेटा डिसीजन ले लेंगे। नरेशंस प्लीज अब आप खुद लिखिएगा। मेरा ख्याल है मुझे मेन चीजों पे जरा टाइम देने दें। देन माय डियर, ये क्वेश्चन अब आपको करवाने का मकसद, बाकी काम तो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। तो मेरे ख्याल मेरे पास 15 मिनट्स हैं। मैं आपका मेन टाइम जरा ये वाले पॉइंट पे लगा लूं, क्योंकि अगर इसके अलावा कुछ रह भी गया तो इंशाल्लाह वो इशू नहीं है। तो ये जॉब 101 वाला पॉइंट समझने के लिए आप बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने वर्क इन प्रोसेस बी का लेजर बनाया, तो काइंडली पहले जॉब 101 का लेजर बना लें, क्योंकि इसमें फिर चीजें भेजते हुए सम इश्यूज अराइज हुए हैं। तो वर्क इन प्रोसेस 101, और रिमेंबर इसका भी ब्रॉड डाउन है 15,000, ब्रॉड डाउन इसका 101 का है। ठीक है, बाकी पोस्टिंग करें। मटेरियल फर्दर लगा 10,000, डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री पेरोल फर्दर इंकर हुई 5,000, और उसके बाद प्लीज फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हुए इसमें रुपीज 1250। यहां तक इकट्ठे हो जाए, बाकी बातें मैं इंशाल्लाह उसी तरह समझाता हूं जिससे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की थी। तो इन चीजों को हर एंगल से आप फाइनल रखना है, डेबिट क्रेडिट के एंगल से। डन सर, नोटेड है, बता दीजिएगा लिख के। अब बेटा आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, साथ साथ मेरे सही पढ़िएगा, बाद में फिर मुश्किल हो जाती हैं चीजें। इसमें से इशू क्या बना है? हुआ ये है कि जब गुड्स सेंड कर रहे थे वेयर हाउस में, ड्यूरिंग द ट्रांसफर टू वेयर हाउस 160 यूनिट्स वर डैमेज्ड। मेरा सवाल शायद ये है कि क्या गुड्स बनी सही थी? क्या बनी सही थी? रास्ते में कुछ हुआ है? किस रास्ते में? वेयर हाउस के रास्ते में कुछ हुआ है? वर्किंग काइंडली सारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर उसकी एंट्री बनाएंगे। इन सब का टोटल करें जरा, जो डेबिट साइड की फिगर्स हैं। 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 5,000, 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1.5, ये टोटल बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह 31,250। पहले चंद एक वर्किंग जरा देख लीजिएगा। अब 31,250 कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है? 4,000 ऊपर ढूंढे, ये 4,000 यूनिट्स बन रहे थे। ठीक है, 31,250 इज कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 4,000। यहां से क्या होगा, पर यूनिट आ जाएगा, और मेरा ख्याल टाइम हमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनटू, पहले सुन लें आराम से, देख लें, कोई मसला नहीं है, लिख आराम से लीजिएगा। इनटू 160 अगर बेटा मैं करूंगा, 31,250 डिवाइड बाय 4,000 और इनटू 160, तो क्या पर मेरे पास
डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी 1250, कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन आपसे सवाल ये है कि क्या सारी अमाउंट लॉस हो गई है या 5 लाख इनकी वैल्यू बच गई है, थाउजेंड में मींस 500 बच गई है वैल्यू। क्या कैलकुलेटर पकड़ के आप मुझे बता सकते हैं कि 1250 माइनस 1250 माइनस 500, फाइनली 750 लॉस रह गया, 750 लॉस रह गया सर। तो इसके बाद एक में एंट्री सुनिएगा जरा, यकीनन एक कंपाउंड एंट्री हो सकती है सब कुछ, लेकिन अगर सिर्फ इन 160 यूनिट्स के एंगल से मैं बात करूं तो मेरा ख्याल यह है, गौर से मेरे वर्ड्स देखिएगा, वर्क इन प्रोसेस से जब ये डैमेज हुई चीजें तो डैमेज्ड फिनिश गुड्स डेबिट 500, वर्क इन प्रोसेस 101 क्रेडिट, यकीनन बाकी रिमेनिंग गुड्स की बात अभी करते हैं, 101 क्रेडिट 1250 और बैलेंसिंग फिगर ऑफ 750 लॉस डेबिट P&L। यकीनन इसको अदरवाइज भी और तरीके से भी किया जा सकता था कि मैं पहले पूरी डेबिट कर लेता गुड्स को 1250, फिर लॉस की एंट्री अलग कर लेता, लेकिन मेरी ये कंपाउंड एंट्री की कुछ सेंस समझ आ जाएगी कि नेट गुड्स बची कितने की हैं। कुछ क्लियर है? ये से फर्दर एक्सप्लेन करूं काइंडली, पहले बता दें बाद में लिखना, आपने अभी नहीं लिखना। आगे अब्दुल्ला अहमद, चीजें निकली पूरी थी लेकिन पहुंची सही नहीं है जी। फिनिश गुड्स डैमेज नहीं है, ये डैमेज फिनिश गुड्स जब पहुंची हैं तो रास्ते में इनको डैमेज होने की वजह से नुकसान हुआ है। ठीक है सर, फिनिश गुड्स अपने स्टोर रूम में जाके डैमेज नहीं हुई, रास्ते में ही डैमेज होके डैमेज पहुंची हैं। कितने की यहां से भेजी गई है? 160 1250 की, लेकिन पहुंची कितनी है, कितनी वैल्यू की पहुंची है? 500 की, और रास्ते में क्या हुआ है? 750 का एक लॉस हो गया। डन सर? जी हाफिज हुज़ैफा अकबर साहब ओके? जी अब्दुल्ला अहमद साहब ओके? लेकिन बेटा आप लिखने से पहले एक दूसरी चीज सुने, क्या जो बाकी गुड्स हैं, जी जी शोएब साहब, जाहिर सी बात, ऐसी बात है, एनआरवी कहते ही उसे हैं कि फ्यूचर में जिस वैल्यू बिक सकती है। देन माय डियर, अगर मैं आपके सामने एक और वर्किंग करूं, 2150 डिवाइडेड बाय 4000 और कैलकुलेटर पकड़े 160, तो डैमेज है, कुछ रिमेनिंग गुड्स भी हैं। रिमेनिंग गुड्स की क्वांटिटी कितनी है? 3840। 3840, तो इन 3840 गुड्स की कॉस्ट फिर क्या है? 31250 इंटू 3840, सॉरी 31250 डिवाइड बाय 4000 और इंटू 38। वैसे तो एक बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है, लेकिन यहां से 30,000 कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ये जो 30,000 वाली बेटा गुड्स हैं, जी बेटा बिल्कुल ठीक है 3840, क्या ये 30,000 गुड्स जो हैं ये सही वेयर हाउस तक पहुंची हैं? ऑब्वियसली बाद में कस्टमर के पास भी गई हैं, तो वो इंशाल्लाह अलग से डिस्कस करता हूं। क्या इसकी डबल एंट्री ऐसे ही बनेगी? फिनिश गुड्स 101 डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस 101 क्रेडिट बाय 30,000। क्या रिमेनिंग गुड्स सही पहुंची हैं? मैंने पहुंचा दी हैं, ऑब्वियसली एक लाइन अभी और है, फिर ये ट्रांसफर टू कस्टमर भी हो गई हैं। बात क्लियर है सर? सब कुछ क्लियर है माय डियर? यहां तक क्लियर है? देन माय डियर, आप लोग नोट करने की टेंशन में पड़ गए होंगे, बेहतर यही है कि आप ये एंट्रीज नोट भी कर लें,
लेजर अभी अगर खुद से फाइनल कर लें, फाइनली ये फिगर सारी लिख के, तो उसके बाद फिर मैं एक आखिरी एंट्री आपको बताऊंगा, वो लिख के उठना प्लीज। जी राशिद अली साहब छा गए हैं सर। तो अगर फिर भी वही अमाउंट आती है तो मेरे ही अमाउंट्स में क्या मसला है सर? जी सर थैंक यू, ठीक है सर 30,000। तो अगर मेरा भी वही आता है और आपका भी वही आता है तो फिर हम बहस किस चीज की कर रहे हैं? तो फिर इसमें क्या इशू है सर? लेकिन क्यों डायरेक्टली करने, सवाल में लिखा हुआ है कि पहुंची नहीं है, रास्ते में डैमेज हुई है। आप पहुंचा के लॉस करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन रास्ते में ड्यूरिंग ट्रांसफर टू वेयर हाउस से प्रॉब्लम आया है। नोटेड है सर? कैलकुलेटर पे हुसैन भट्टी साहब आया, 4000 टोटल यूनिट्स थे और 160 डैमेज यूनिट्स थे। जब हमने 4000 में से 160 बेटा माइनस किया तो कैलकुलेटर पे अचानक जवाब आया कि 3840 रिमेनिंग गुड्स हैं। ठीक है हुसैन भट्टी साहब, बड़ी ज्यादती है। कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक एक आता है पूरी क्लास में, बल्कि पूरी क्लास में पूरे हफ्ते में, और वो सवाल वही होता है ये कहाँ से आया है और वो कहाँ से आया है। जी हसनैन भट्टी साहब मिल गई फिगर सर? जी डियर पोस्टिंग कर लें, अब लेजर बना लें, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन अगर बना रहे हैं तो सही रेफरेंसेस के साथ माय डियर लिख लें। हसनैन भट्टी साहब का मेरा ख्याल अंदाजा ये है कि एक दफा सवाल के बाद कोई सवाल भी नहीं हो सकता और ना ही उसका कोई जवाब आना चाहिए। बिजी हैं लगता है। जी डियर सही रेफरेंस हो जाए। ऑपोजिट रेफरेंसेस में वर्क इन प्रोसेस 1 का लेजर बन रहा है। और फाइनली कैंडी जरा चेक कर लीजिएगा, लेजर बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जॉब कंप्लीट हुई, कुछ बेचारे यूनिट्स डैमेज हो गए, उनका लॉस रिकॉर्ड हो गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। सब कुछ क्लियर है, पोस्टिंग ओके है? ना करें सर जी, अपने आप को 100% मोटिवेटेड रखें हर वक्त। क्या कभी आपको मेरी बातों से महसूस हुआ है कि गेम सीरियस है? मुझे मैसेज किए जाते हैं सर छुट्टी, लेकिन आपके मैसेजेस सर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है। अब देखें माशाल्लाह इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरी इस बात से सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का मैसेज आया है, इसका मतलब है वाकई ये गेम सीरियस नहीं है। बाकी भी लोगों का ख्याल है कि ये शायद मैंने बातें FA2 वालों से पूछी हैं। जी डियर फाइनली आ जाएं, गुड्स कस्टमर को सेंड हो गई हैं, लेकिन कौन सी रिमेनिंग? छोड़े छोड़े सर जी, कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो वैसे ही आपके साथ कल डिसाइड हुआ था, फर्ज कफाया है। तो 7 बंदों ने बता दिया है तो सबकी तरफ से हो गया, अब बात खत्म हुई सर। एक फर्ज कफाया अदा हो रहा है। और सलमान साहब ख्वाहिशात तो बड़ी बड़ी रखते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जी डियर सॉरी आपको तंग कर रहा हूँ, एक आखिरी एंट्री आज की लिख लें, बाकी 2 एंट्रीज रह जाएंगी, आपने खुद से माइंड अप करनी है। जी सर, जी सर, गुड्स रिमेनिंग वाली ट्रांसफर हुई हैं, मेरी बात दोबारा सुन के उठिएगा। यकीनन जब ट्रांसफर हो गई हैं तो सेल हो गई हैं। डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ना कोई सेल की अमाउंट है ना कोई मार्कअप या मार्जिन गिवन है, तो ये काम नहीं हो सकेगा, लेकिन लिखना जरूर है ताकि याद रहे। और फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री हम करने की पोजीशन में हैं। क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड फिनिश गुड्स 101 क्रेडिट, लेकिन कौन सी बिकी है? रिमेनिंग बिकी है, विच मीन एंट्री 30,000 से होगी। हर एंगल से बात फाइनल करके उठिएगा जहां तक हुई है। बाकी एक्चुअल वाली एंट्री, बल्कि सॉरी 5000 यूनिट्स जो जॉब बी वाले हैं इसकी एंट्री कंप्लीशन की, एक्चुअल वाली एंट्री और अंडर ओवर अप्लाइड, ये 3 एंट्रीज इंशाल्लाह फिर खुद कर लेंगे। बात मेरी क्लियरली सबको समझ आ गई है? बात मेरी क्लियरली सबने फॉलो कर ली है यहाँ तक? एक फाइनल रिस्पॉन्स देके उठिएगा प्लीज।
ये बेटा 3 एंट्रीज मैंने अभी बोली हैं, ये काइंडली अब छोटा सा जो होमवर्क है आपका, बाकी काम अभी फर्दर क्वेश्चंस आप ना कीजिएगा, वो इंशाल्लाह कल हम खुद वाइंड अप करेंगे। आज से मैंने भी प्लान बनाया है कि जुमे का दिन है, मैं भी इंशाल्लाह से आज से जुमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जरूर सॉल्व कीजिएगा। आ गया असदुल्लाह।